समी को हिलाकर खुद को दुनिया का सिकंदर समझने वाले अमेरिका और इजराइल के घमंड पर ईरान ने ऐसा तगड़ा नहले पर ढेला मारा है कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया है। 28 फरवरी को 50 लड़ाकू विमानों से अली खामनेई के सरकारी आवास और उनके सीक्रेट 5 मंजिला अंडरग्राउंड बंकर कॉम्प्लेक्स को नेस्तनाबूद करने का जश्न मना रहे अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था कि ईरान मलबे से उठकर उसकी सबसे कमजोर नस को इस कदर दबा देगा कि जमीन के नीचे की जंग में भले ही खामनेई मारे गए हों, लेकिन अब ईरान ने समुद्र की लहरों पर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने महाशक्ति अमेरिका के होश उड़ा कर रख दिए। हॉर्मूज को दोबारा खोलते ही ईरान ने सालाना 40 अरब डॉलर का ऐसा टोल टैक्स प्लान ठोक दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में तहलका मचा दिया है और अमेरिका की बपोती को सरेआम चुनौती दे दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो तेहरान की जमीन के नीचे क्या चल रहा था, इसकी एक ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली दास्तान सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के खौफ से बचने के लिए सेंट्रल तेहरान में एक ऐसा रहस्यमयी और अभेद्य अंडरग्राउंड बंकर कॉम्प्लेक्स तैयार करवाया था जो किसी तिलिस्म से कम नहीं था। लेकिन कंगाली में आटा गीला होने जैसी स्थिति तब पैदा हो गई जब बीती 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के भीषण हवाई हमलों में अली खामनेई तेहरान स्थित अपने ही घर में ढेर हो गए। उस वक्त वो इस बंकर या किसी सुरक्षित सुरंग में नहीं पहुंच पाए थे, वरना शायद आज कहानी शायद कुछ और होती। साम्राज्यवाद के नशे में चूर अमेरिका और उसका जोड़ीदार इजराइल खुद को दुनिया का चौधरी समझते हैं और इसी घमंड में उन्होंने 28 फरवरी को तेहरान पर बम बरसाए थे। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के कान खड़े कर दिए। इजरायली वेबसाइट के अनुसार ईरान इंटरनेशनल के हवाले से इस बात की कलाई खोल दी है कि खामनेई की सुरक्षा के लिए जमीन के अंदर कैसा हैरान करने वाला आर्किटेक्चरल चक्रव्यूह रचा गया था। इस खुफिया अंडरग्राउंड बंकर कॉम्प्लेक्स का नाम हबीब इब्राहिमी कॉम्प्लेक्स था, जिसे बिल्कुल खामनेई के सरकारी आवास के बगल में ही बेहद शातिराना तरीके से बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावे करती है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साल 2009 में खुद अली खामनेई की हरी झंडी मिलने के बाद इस बेहद सीक्रेट साइट का निर्माण शुरू करवाया था। इस बेहद खर्चीली और विशालकाय प्रोजेक्ट के लिए कई जगह से जो है वो कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर ने पानी की तरह पैसा बहाया और फंड का इंतजाम किया था। यह बंकर इतना आधुनिक और बड़ा था कि इसके मुख्य एंट्री गेट से पूरी की पूरी कारें सीधे अंदर जा सकती थी और ये रास्ता जमीन के नीचे 30 मीटर की अगाध गहराई तक उतरता चला जाता था। अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंककर भी इस लीडर को सीधे नहीं छू पा रहा था। उसने जमीन के सीने में मौत को मात देने का पूरा इंतजाम कर रखा था। दावा किया गया है कि इस पूरे अंडरग्राउंड कंपाउंड के भीतर आपात स्थिति से निपटने के लिए और दुश्मनों को अंगूठा दिखाकर 9-2-11 होने के लिए 27 मीटर लंबी एक बेहद खुफिया सुरंग बनाई गई थी। ये कोई मामूली रास्ता नहीं था, बल्कि ये सुरंग जमीन के नीचे कई अलग अलग रास्तों और नेटवर्कों से जुड़ी हुई थी ताकि हमला होने पर पलक झपकते ही गायब हुआ जा सके। इसी नेटवर्क में आपको बता दें एक दूसरी सुरंग भी मौजूद थी जो सेंट्रल तेहरान के मशहूर एंगेलाब स्क्वायर के पास बने एक बड़े पार्किंग गैराज तक जाकर खुलती थी ताकि किसी को भनक तक ना लगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ईरान से सीधी जंग छिड़ गई तो मार्च के महीने में इजरायली सेना ने अपनी बेहद शातिर खुफिया यूनिट 8,200 और 9,990 से मिले इनपुट के आधार पर इस अंडरग्राउंड बंकर को नेस्तनाबूद करने का मन बना लिया था। अमेरिका की शय पर उड़ने वाले इजराइल ने इस बंकर की सटीक लोकेशन का पता लगाया और एक के बाद एक पूरे 50 लड़ाकू विमानों की फौज हवा में झोंक दी। इन 50 एयरक्राफ्ट ने तेहरान के इस अंडरग्राउंड ठिकाने पर इतनी भीषण बमबारी की कि जमीन के नीचे का पूरा ढांचा हिल गया।
ये हमला उस बंकर को तबाह करने के लिए था जिसने सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नाक में दम कर रखा था। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस बात का पक्का सबूत है कि वहां सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि सुप्रीम लीडर के दफ्तर से जुड़े आला अधिकारियों के लिए 5 मंजिला अंडरग्राउंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी खड़ा किया गया था। इस पूरे सीक्रेट प्रोजेक्ट से जुड़े बेहद खास लोगों ने यह खुलासा किया है कि इस विशालकाय साइट को ऊपर बने एक स्पोर्ट्स सेंटर के नीचे छिपाकर रखा गया था। यानी ऊपर लोग खेलकूद कर रहे थे और नीचे जंग की रणनीतियां तैयार हो रही थी ताकि ये जगह पूरी दुनिया के नजरों से दूर रहे और किसी को कानों कान खबर ना हो। तो ईरान और अमेरिका की ये जंग अब की नहीं है, ये जंग काफी पुरानी है। अब जरा ये समझिए कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है। ये तीनों देश मिलकर किस नतीजे पर पहुंचे हैं। डील हो रही है स्विट्जरलैंड में, ये आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है इसको समझिए। बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जान लेते हैं। देखिए, हमास के कई सदस्य ढेर हुए हैं। अकरम अबू मादी दक्षिणी गाजा में ढेर कर दिया गया, मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले में दरअसल अबू मादी शामिल था माना जा रहा है। आईडीएफ के अनुसार हमास की सैन्य विंग का सदस्य था अबू मादी, जिसे आईडीएफ ने ढेर कर दिया। आईडीएफ के अनुसार हमलों की क्षमता बढ़ाने में दरअसल लगातार अबू मादी की तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन अब हमास के एक और सदस्य को ढेर किए जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल लगातार हमलावर है। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल मौजूद है। इजराइल जिस तरह से उसकी मौजूदगी, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले करता है। लेबनान से दागे जाते हैं मिसाइल और ड्रोन। मार्को रूबियो ने कहा इजराइल पर लॉन्च करता है ड्रोन और मिसाइलें। मार्को रूबियो दरअसल समझिए, कहा जा सकता है कि ईरान को कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी सपोर्ट किया है अमेरिका ने, इजराइल नाराज था। अब इजराइल को पैम्पर करने की कोशिश करें मार्को रूबियो। वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह के तमाम हमले लगातार इजराइल पर नजर आते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले लगातार कर रहा है। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो तेहरान के दिल में बनी इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर 3 लेवल वाला एक बड़ा पार्किंग गैराज, एक आधुनिक टारगेट रेंज और जमीन की सतह से 30 और 35 मीटर की गहराई पर 2 बेहद मजबूत शेल्टर बनाए गए थे। इन्हीं शेल्टरों में से एक में खामनेई को भारी मिसाइल हमलों से महफूज रखने के लिए एक विशेष ब्लास्ट रीस्टेटेंट यानी बम धमाकों को झेलने वाला कमरा भी तैयार किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 28 फरवरी को हुए अमेरिकी और इजरायली हमले के वक्त अली खामनेई इस ब्लास्ट रेजिस्टेंस कमरे के भीतर मौजूद होते तो शायद उनकी जान बच जाती और अमेरिका हाथ मलता रह जाता। खामनेई की मौत और इस भीषण तबाही के बाद अब जब अमेरिका ईरान युद्ध थमा है तो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज को दोबारा खोल दिया गया है। लेकिन अमेरिका को यह गलतफहमी पालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि समुद्री रास्ते से उसकी मनमानी और फ्री आवाजाही हमेशा की तरह चलती रहेगी। ईरान का साफ कहना है, क्योंकि ईरान बहुत जल्द इस ब्रेक लगाने जो है वो उस पर जा रहा है। हॉर्मुज में गुजरने वाले जहाजों से मोटा टैक्स और फीस वसूलने के अपने प्लान को जो है ईरान अंजाम देने जा रहा है। इस समय ओमान और अपने दूसरे पड़ोसी देशों से लगातार गंभीर बातचीत भी ईरान कर रहा है। ईरान का यह मास्टर स्ट्रोक सीधे तौर पर अमेरिका की चौधराहट को चुनौती देने वाला है, क्योंकि ईरान का प्लान इस हॉर्मुज स्ट्रेट से हर साल तकरीबन $40 अरब की मोटी कमाई करने का है। हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक बार नहीं बल्कि बार बार पूरी दुनिया के सामने ये बात साफ कर दी है कि जो भी जहाज इस इलाके से गुजरेगा उसे टोल टैक्स यानी शुल्क चुकाना ही पड़ेगा। अब ईरान के इस कड़े रुख ने उन पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा दी है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर अपना जो है कब्जा समझते आए हैं। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज को लेकर ईरान एक बहुत बड़े और दूरगामी प्लान पर काम कर रहा है। तेहरान को पूरा भरोसा है कि दुनिया के सबसे अहम और संवेदी समुद्री रास्ते पर सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी बेहतरीन सेवाएं देने के बदले में वो जहाजों से टैक्स वसूल सकता है।
सालाना 40 अरब डॉलर की इस बम्पर कमाई के ब्लूप्रिंट को फाइनल करने के लिए ईरान अपने खाड़ी देशों और दूसरे अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ लगातार टेबल पर चर्चा कर रहा है। हालांकि आपको बता दें, पूर्व में हुए इस्लामाबाद मेमोरेंडम में हॉर्मूज के भविष्य के प्रबंधन का साफ जिक्र मिलता है, लेकिन उस पुराने दस्तावेज में किसी भी तरीके की ट्रांजिट फीस वसूलने का कोई प्रावधान शामिल नहीं था। अब ईरान का यह नया प्रस्ताव उस पुराने ढर्रे को तोड़ते हुए एक स्थायी और बम्पर कमाई करने वाला नया प्रबंधन मॉडल पेश करता है। इस नए सिस्टम के तहत हॉर्मूज के रास्ते व्यापार करने वाले हर जहाज को सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सेवाओं के एवज में एक तय मोटी रकम ईरान की झोली में डालनी ही होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान के अधिकारियों और रणनीतिकारों का साफ मानना है कि अमेरिका के साथ हुए युद्ध के खत्म होने और हॉर्मूज के दोबारा खुलने ने उन्हें समुद्री रास्ते के पूरे मैनेजमेंट को नए सिरे से तय करने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। ईरान चाहता है कि इस पूरे कमाऊ प्लान में उसके पड़ोसी खाड़ी देश और खासतौर से ओमान बढ़ चढ़कर शामिल हो, ताकि होने वाले अरबों डॉलर की कमाई में उन्हें भी हिस्सा दिया जा सके। इतना ही नहीं, तेहरान ने कथित तौर पर अमेरिका के धुर विरोधी चीन जैसे महाशक्ति देशों के सामने भी अब तक ये पूरा प्लान पेश कर दिया है। तो अपनी इस योजना को कानूनी और अंतरराष्ट्रीय रूप से पक्का करने के लिए ईरान हवा में तीर नहीं चला रहा है, बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों और कानूनों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। ईरानी अधिकारियों ने खासतौर पर जलडमरू मध्य पर तुर्की के ऐतिहासिक प्रबंधन को अपने मॉडल के रूप में चुना है। साल 1936 के मशहूर मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत तुर्की आज भी उस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से लाइट हाउस रेस्क्यू ऑपरेशन और सैनिटरी सेवाओं के नाम पर वैध फीस वसूलता है, और ईरान भी ठीक इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो ईरान का पूरा भरोसा है और कि हॉर्मूज जो है वो भी ठीक इसी तरीके की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर भी खड़ी की जा सके। ईरान को पूरा भरोसा है। हालांकि दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञ ये दलील दे रहे हैं कि दोनों जगहों की परिस्थितियां मूल रूप से बिल्कुल अलग है। अंतरराष्ट्रीय कानूनी जानकारों का कहना है कि हॉर्मूज के लिए किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म टैक्स प्रणाली को लागू करने के लिए ईरान की एक तरफा दादागिरी काम नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए उसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO से एक व्यापक ग्लोबल मंजूरी की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। वह ईरान का यह नया प्रस्ताव सामने आते ही हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाले अमेरिका के पेट में मरोड़ उठने लगी है और उसने इस फीस वसूलने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हॉर्मूज में टैक्स लगाने के सवाल पर तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा है कि दुनिया के किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग के लिए शुल्क लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। अमेरिका ने सीधे तौर पर धमकी भरे लहजे में कह दिया है कि ऐसे टैक्स किसी भी समझौते की स्वीकार्य शर्त कभी नहीं बन सकता। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल की बात करें तो मौजूदा अमेरिका ईरान समझौते की शर्तों के मुताबिक हॉर्मूज अपनी शुरुआती 60 दिनों की कार्य अवधि के दौरान पूरी तरीके से टोल मुक्त यानी फ्री रहेगा। इस बीच ओमान ने भी अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि उसके समुद्री जल क्षेत्र से होकर बनने वाला कोई भी जो अस्थायी शिपिंग कॉरिडोर होगा वो पूरी तरह से ट्रांजिट फीस से मुक्त हो रहेगा और इस पूरी व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो खामनेई भले ही अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए हों और उनका वो अभेद्य 5 मंजिला अंडरग्राउंड बंकर अब मलबे में तब्दील हो चुका हो, लेकिन ईरान ने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि वो हमला करके ईरान को झुका देगा, लेकिन ईरान ने हॉर्मूज पर 40 अरब डॉलर का टैक्स प्लान लाकर वॉशिंगटन के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। अब देखना यह होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन और ओमान जैसे देश ईरान के इस दाव पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या अमेरिका अपनी इस नई आर्थिक घेराबंदी को रोक पाता है या फिर उसे ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच अमेरिका को लग रहा था कि वो अली खामनेई की मौत के बाद ईरान को पूरी तरीके से अपने हत्थे में ले लेगा या फिर यूं कह ले कि पूरा ईरान को जो है वो बिखेर देगा।
और घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ईरान ने पासा ही पलट दिया है। अपनी धरती पर अमेरिकी और इजरायली बमों की गूंज सुनने के बाद भी ईरान ने जिस तरीके से पलटवार करते हुए हॉर्मुज पर अपनी संप्रभुता का दावा ठोका है, उसने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए हैं। ईरान अच्छी तरह जानता है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है, और अगर उसने यहाँ अपनी मर्जी का टैक्स वसूलना शुरू कर दिया तो ये सीधे तौर पर अमेरिका की आर्थिक बादशाहत के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा। तो वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान और अमेरिकी रणनीतिकार अब इस बात से बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान को काबू में करना उनके बस की बात नहीं रह गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भले ही मीडिया के सामने आकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दुहाई दे रहे हों और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अमेरिका हमेशा से दुनिया भर के समुद्री व्यापारिक मार्गों पर अपनी जागीर समझता आया है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो अपनी तबाही के मलबे से उठकर भी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने का दम रखता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर तुर्की के तहत अपने जल मार्गों से गुजरने वाले जहाजों से वैध तरीके से वसूली कर सकता है तो ईरान को अपने इलाके में ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। तेहरान का ये तर्क अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका को घेरने के लिए काफी है, क्योंकि अमेरिका खुद को नियमों का रखवाला तो कहता है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार उन नियमों को मरोड़ देता है। ईरान का ये $40 अरब का सालाना प्लान सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं है, बल्कि अमेरिका के उस अहंकार को तोड़ने की एक सोची समझी रणनीतिक चाल है जिसके दम पर वो प्रतिबंधों की राजनीति खेलता है। पेंटागन के बंद कमरों में अब इस बात पर माथापच्ची चल रही है कि अगर ईरान ने ओमान और खाड़ी देशों को अपनी इस मोटी कमाई के हिस्सेदार के रूप में मान लिया तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। ईरान ने चीन जैसे देशों को इस खेल में शामिल करके अमेरिका की घेराबंदी और मजबूत कर दी है, क्योंकि चीन खुद अमेरिकी चौधराहट को पसंद नहीं करता। ऐसे में अगर चीन ने ईरान के इस टोल टैक्स मॉडल को अपनी मौन सहमति देती तो अमेरिका के पास विरोध में हाथ मलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा और उसका वैश्विक प्रभाव ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तो शुरुआती 60 दिनों की शांति और टोल फ्री अवधि को ईरान एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के अधिकारी इस समय को गंवाने की बजाय चुपचाप अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के भीतर अपने पैरविकारों को मजबूत करने में जुटे हैं। अमेरिका को लग रहा था कि वो प्रतिबंधों की लाठी से ईरान को हमेशा डराता रहेगा, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज की इस व्यापारिक चाबी को घुमाकर अमेरिका के पूरे आर्थिक तंत्र को ही बंधक बनाने की तैयारी कर ली है, जिससे पश्चिमी देशों के बाजारों में हाहाकार मचना तय माना जा रहा है। तो ईरान की इस आक्रामक कूटनीति ने ओमान जैसे पड़ोसी देशों को भी एक बेहद कशमकश वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ओमान भले ही अभी ये कह रहा है कि उसके जल क्षेत्र से बनने वाला अस्थायी कॉरिडोर पूरी तरीके से फ्री होगा, लेकिन अरबों डॉलर की इस बहती हुई संपत्ति में हाथ लगाने का लालच किसी को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकता है। ईरान ने ओमान के सामने जो कमाई में हिस्सेदारी का दांव खेला है वो अमेरिका के उस दबाव को बेअसर करने के लिए काफी है जो वो खाड़ी देशों पर हमेशा से बनाता आया है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात पूरी तरीके से साफ कर दी गई है कि ईरान का ये इरादा कोई तत्कालिक गुस्सा नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी और दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। अमेरिका ने तेहरान के अंडरग्राउंड बंकरों को 50 लड़ाकू विमानों से निशाना बनाकर सोचा था कि उसने ईरान के हौसलों को जमींदोज कर दिया है, लेकिन ईरान ने जमीन के नीचे की लड़ाई को अब समुद्र की सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह अमेरिका के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह साबित हो रहा है जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे खुद समझ नहीं आ रहा। तो कानूनी दांवपेचों की आड़ लेकर अमेरिका भले ही इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अवैध घोषित करने की पुरजोर कोशिश करे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बात सामरिक हितों की आती है तो महाशक्तियां नियमों को ताक पर रख देती हैं। ईरान भी अब इसी नीति पर चल रहा है। उसने साफ कर दिया है कि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की आड़ में जो सेवाएं वो जहाजों को देगा उसकी कीमत तो हर हाल में वसूल की जाएगी। अमेरिका अगर इसे दादागिरी कहता है तो ईरान का जवाब साफ है कि दुनिया के सबसे बड़े दादा को उसी की भाषा में जवाब देना वो अच्छी तरीके से जानता है। तो खामनेई के उस 5 मंजिला अंडरग्राउंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स और ब्लास्ट रेजिस्टेंस कमरे की कहानी भले ही एक
अंत के साथ खत्म हुई हो, लेकिन ईरान की व्यवस्था ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी एक चेहरे के भरोसे नहीं चलती। अमेरिका ने जिस लीडर को खत्म करके जंग जीतने का जश्न मनाया था, आज उसी लीडर की बनाई नीतियों और IRGC के सामने अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। हॉर्मुज का ये नया विवाद ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में वैश्विक समुद्री व्यापार का असली सुल्तान कौन होगा। तो अब गेंद पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका के पाले में है कि वो ईरान के इस $40 अरब के चक्रव्यूह से कैसे निपटते हैं। क्या अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के दम पर एक बार फिर गुंडागर्दी करते हुए समुद्री रास्ते को जबरन फ्री रखने की कोशिश करेगा, या फिर उसे ईरान की शर्तों के आगे झुकते हुए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। आने वाले 60 दिन बेहद नाजुक हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि हॉर्मुज की लहरों पर ईरान का ये नया दांव अमेरिका की बची कुची साख को किस तरीके से समंदर में डुबो देता है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।